आज हम समझने वाले कि आखिर ग्लेशियर क्या होता है और काफ़ी ऐसी बातें जहाँ से क्वेश्चन आता है। सो देखो, अबव स्नो लाइन, अब ये स्नो लाइन खुद में एक चीज़ होता है जिसको मुझे समझाना है। डो नॉट थिंक दैट मैं यहाँ पे रटवा दूंगी, ऐसा नहीं है। अभी इस वक्त के लिए समझो, एक सर्टेन हाइट 300, 400, 500, एक सर्टेन हाइट के ऊपर का बात कर रही हूँ। सपोज मैं 5000 मीटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो एक सर्टेन हाइट को हम स्नो लाइन कहेंगे। आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट। बट अभी समझो कि मान लो एक सर्टेन हाइट के ऊपर स्नोफॉल जब होता है तो वो लगातार अक्यूमुलेट होता है, जमा होता है। उसके जमा होने के कारण लगभग लगातार ऐसा होने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नो जमा हो जाता है या नहीं यार। बर्फ़ होगा, मतलब होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्नोफॉल होगा, तो उसके बाद वो स्नोफॉल इकट्ठा होते होते काफ़ी ज़्यादा स्नो इकट्ठे हो जाएंगे, है या ना, होंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जर्मनी में इन्हीं शुरुआती दौर पे जो एकदम हल्के हल्के पतले पतले स्नो जो गिरते हैं उनको जर्मनी में फर्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी में नाम, ये कंट्री का बात भी याद रखो, किसको और क्या कहते हैं। जर्मनी में ये फाइन एंड लाइट स्नो को, काफ़ी जो एकदम स्टार्टिंग में जो होता है एकदम स्नो बरसता है, उसको हम लोग फर्न कहते हैं। अगेन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर यही जो फाइन पार्टिकल्स हैं स्नो के, इन्हीं का नाम नेवे हो जाता है। सो क्वेश्चंस कैन बी पुट अप लाइक दिस कि इन जर्मनी फाइन एंड लाइट स्नो इज कॉल्ड डैश फर्न, या फिर क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, फाइन एंड लाइट स्नो इज कॉल्ड फर्न इन विच कंट्री, जर्मनी। सो दो ही एमसीक्यू याद तो आप रखे लेंगे। जर्मनी में फाइन एंड लाइट स्नो को हम फर्न कहते हैं और वही फ्रांस को उसी सेम चीज़ को हम नेवे कहते हैं। यही जो फाइन एंड लाइट स्नो है इकट्ठा होगा और प्रेशर के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये जमते ठोस हो जाएगा, है ना। यही बर्फ़ तो जम के आइस बनता है ना। यही जो हल्का हल्का स्नो गिर रहा है, यही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आइस बन जाएगा। और यही आइस जब बहुत बड़े रूप में होते हैं और ग्रेविटेशनल पुल के कारण अगर ये खिसकने लग जाते हैं, तब जाके इनका नाम ग्लेशियर पड़ता है। ध्यान से समझो, अगर माउंटेन पे इस तरीके से आइस जमा है, हम उसको ग्लेशियर नहीं कह रहे हैं। हम तभी ग्लेशियर का नाम देंगे उसको अगर वो ग्रेविटेशन पुल के कारण मूवमेंट करने लग जाए। तो अगर कोई भी आइस का बड़ा सा ब्लॉक मूवमेंट करता है, तब जाके हम उसको ग्लेशियर का नाम देते हैं। बात समझ में आया? सो ग्लेशियर से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, लाइट एंड फाइन स्नो, उसको जर्मनी में फर्न कहते हैं, फ्रांस में व्हाट डू वी कॉल इट, यस, नेवे कहते हैं। यही जमा होते होते आइस का रूप लेता है और आइस ही बाद में जब मूवमेंट शो करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, देन व्हाट हैपेंस, देन वी एक्चुअली कॉल इट एज ग्लेशियर। तब हम उसको ग्लेशियर का नाम देते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ तक क्लियर है? तो स्नो लाइन का मतलब मैंने नहीं समझाया, मैंने आपको बोला बस हाइट है ऐसा समझो। अभी हम लोग प्रॉपर वे में समझते हैं कि स्नो लाइन का मतलब क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्नो लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से समझो। देखो, स्नो लाइन ये ऑल्टीट्यूड होता है। ऑल्टीट्यूड मतलब दीदी एक सर्टन हाइट को ही ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम ऑल्टीट्यूड कह रहे हैं। एक फैंसी नाम दे रहे हैं भाई, अच्छा है, इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। ये एक ऐसा ऑल्टीट्यूड है जिसके ऊपर स्नो इकट्ठा होते रहता है पूरे साल भर, वो कभी पिघलता नहीं है। मतलब दीदी आप थोड़ा और समझाइए। मुझे एक बात बताओ, देखो पहले आप ऐसा समझो कि अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ के इक्वेटर वाले रीजन पे बहुत गर्मी होती है, हाँ या ना, होती है। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि सूरज का डायरेक्ट रोशनी यहाँ पे पड़ता है, एकदम तीव्र रोशनी यहाँ पे पड़ रही होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सूरज का स्लैंटेड रोशनी यहाँ पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली किसके, इक्वेटर के कंपैरिजन में। तो इक्वेटर पे बहुत गर्मी है। तो इक्वेटर पे अगर गर्मी है तो आपको अगर आपको बर्फ़ देखना है तो आपको कितने हाइट पे जाना पड़ेगा। इक्वेटर पे तो बहुत गर्मी है, इक्वेटर पे जो जो जगहें हैं वहाँ काफ़ी गर्मी है, तो अगर आपको वहाँ पे बर्फ़ देखना है तो आपको कितना हाइट पे जाना पड़ेगा, लगभग 5000 मीटर ऊपर जाएंगे तब जाके बर्फ़ दिखाई देगा।
बात समझ में आया? बिल्कुल आया। ट्रॉपिकल रीजन में आ जाओ, जस्ट यहाँ पे उतनी भी कड़क रोशनी नहीं है जैसे इक्वेटर में था, फिर भी रोशनी तो है ही, यहाँ भी गर्मी है। यहाँ अगर तुमको बर्फ़ देखना है तो तुमको कितना हाइट पे जाना पड़ेगा? लगभग 4000 से 4500 मीटर तक। फिर बात करते हैं टेम्परेट, थोड़ा सा और ऊपर आए। यहाँ पे तो काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए इक्वेटर के कंपैरिजन में देखें तो। बिल्कुल, अगर यहाँ पे तुमको बर्फ़ देखना है तो तुमको 2000 से 2500 मीटर तक ऊपर जाना है। यानी कि तुम बोलोगे दीदी जितना ज़्यादा आप कम ठंडे इलाके में जा रही हैं, आपको ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ आपको आसपास दिखने को शुरू हो जाएंगे। और अगर आप पोलर रीजन में चले जाओ तो वहाँ तो कड़क ठंड है भाई। यहाँ तो आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊंचाई पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सतह पे ही आपको बर्फ़ दिखाई देने लग जाएगा। डिफरेंट जोन्स के लिए जहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू होगा वो हाइट दूसरा है। इक्वेटर पे चाहिए तो 5000 मीटर के बाद जमना शुरू होगा, ट्रॉपिकल पे 4000 से 4500 मीटर के बाद जमना शुरू होगा, टेम्परेट पे 2500 मीटर के बाद जमना शुरू होगा, और पोलर रीजन में तो आसपास 0 मीटर पे ही देखना शुरू हो जाएगा। द लाइन अबव विच द स्नो अक्यूमुलेट्स थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेल्ट। बट हाउ? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर डियरेस्ट हिमालय। हिमालय का माउंटेन्स का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्नो लाइन का कंसेप्ट। अगर मान लो मैंने ये हिमालय का एक माउंटेन बनाया, ठीक है, ऑफ कोर्स हिमालय इंडिया में है, गर्मी भी होती है इंडिया में, ठंड भी होती है ना? तो गर्मी में आप बोलेंगे कि दीदी गर्मी में अगर आपको स्नो जमाना है हिमालय पे तो आपको लगभग 4500, मैं एवरेज में बता रही हूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रही, 4500 मीटर के बाद आपको जो है ना बर्फ़ दिखना चालू हो जाएगा गर्मी के सीज़न में। क्योंकि आपको अगर बर्फ़ देखना है तो आपको हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचा जाना पड़ेगा, तब बर्फ़ दिखेगा, क्योंकि नीचे का बर्फ़ पिघल रहा होगा। बिल्कुल, गर्मी के सीज़न की बात कर रही हूँ। तो ये है समर का स्नो लाइन। स्नो लाइन का मतलब वो लाइन, वो हाइट जिसके ऊपर आप जाएंगे तब जाके आपको स्नो दिखाई दे। तो समर में आप हिमालय में अगर 4500 मीटर के ऊपर जाएंगे तब जाके आपको स्नो दिखाई देगा। समझ में आया? और अगर विंटर की बात करें तो विंटर में वैसे भी मौसम ठंड होता है, ठंडे मौसम में उतना ज़्यादा ऊंचा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3700 मीटर तक भी जाएंगे, कब? विंटर के सीज़न में 3700 मीटर तक भी जाएंगे तो उसके ऊपर से आपको स्नो दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बात यह है कि समर में आपको काफ़ी ऊंचाई पे जाना पड़ेगा तब जाके स्नो दिखाई देगा, वही विंटर में आपको 3700 मीटर के बाद से ही स्नो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये तो विंटर स्नो लाइन है। इतना तो आप समझ गए ना? तो आप बोलेंगे कि दीदी चाहे विंटर हो चाहे समर हो, ये वाला जो इलाका है यहाँ तो पूरे साल बर्फ़ रहेगा। समर में भी इतना पॉइंट के बाद जमना शुरू हुआ और विंटर में इतना पॉइंट के बाद जमना शुरू हुआ। चाहे समर हो चाहे विंटर हो, इतना इलाका तो हमेशा ही बर्फ़ से ढका हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्नो लाइन वही हाइट होता है जिसके ऊपर स्नो पूरे साल तक जमा रहे। समर और विंटर से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये पूरे साल तक जमा रहेगा। बात समझ पाए क्या? समर में देखो आपको ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ रहा है तब स्नो दिख रहा है, और विंटर में कम हाइट पे जाना पड़ रहा है तभी से स्नो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, इतना में तो स्नो समर में भी था और विंटर में भी था। इसी हाइट है, ये वाला हाइट, इस हाइट के ऊपर वाले हिस्से पे जाने पे आपको लगातार परपेचुअल फॉरएवर स्नो दिखाई देगा, कभी वो मेल्ट नहीं होगा। ऐसे लाइन को हम कहते हैं स्नो लाइन। बात समझ में आया? स्नो लाइन वो ऑल्टीट्यूड होता है, वो हाइट होता है जिसके ऊपर अगर आप जाएं तो स्नो पूरे साल वहाँ पे जमा दिखाई देगा, वो पिघलेगा नहीं। बात समझ में आया आपको? बिल्कुल आया। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर देखो, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर 3 तरीके के हैं, आपको तीनों पढ़ना है। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? इसका एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपसे पूछ लेगा या तो एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल में आपको नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा टाइप का ग्लेशियर है ये बताओ। ऐसे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है माउंटेन ग्लेशियर। देखो, ग्लेशियर मतलब वो बर्फ़ जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण मूवमेंट शो करे। बर्फ़ रुका हुआ को ग्लेशियर नहीं कहते। अगर वो मूव करने लग जाता है, वो कोई मोशन शो करता है, तभी जाके उसको ग्लेशियर का नाम देते हैं। तो ये माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है? नाम से समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। ये जो माउंटेन है, इसके इस वाले हिस्से पे
ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे छोटा दिखा रही हूँ, माउंटेन इतना छोटा होता है क्या? इनके इस वाले हिस्से में लगातार स्नो जम रहा होगा, ये स्नो लाइन होगा उसका, इसके ऊपर लगातार स्नो जम रहा होगा, वो कभी पिघल नहीं रहा होगा। आप मुझे बताइए, ये जो लगातार स्नो जम रहा है, ये क्या एक ढक्कन की तरह नहीं नज़र आ रहा? माउंटेन के ऊपर एक ढक्कन की तरह स्नो का परत चढ़ा हुआ है, नज़र आ रहा है। इसीलिए माउंटेन ग्लेशियर को हम आइस कैप भी कहते हैं। माउंटेन ग्लेशियर को हम आइस कैप भी कहते हैं, क्योंकि ये कैप की तरह, ढक्कन की तरह है। तो जो भी ग्लेशियर माउंटेन के ऊपर एक आइस कैप के फॉर्म में लगा हो, उसी को हम माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गंगोत्री ग्लेशियर। आपको पता है हमारी माँ रिवर गंगा इसी ग्लेशियर से निकली हैं, और हम पढ़ेंगे इंडिया चैप्टर में डिटेल में, लेकिन इसी ग्लेशियर से उनका ओरिजिन हुआ है। याद रखना एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बात करते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर, जिसको हम आइस शीट भी कहते हैं। देखो कंटिनेंटल ग्लेशियर क्या है? अगर ग्लेशियर जो है इस तरीके से मौजूद है कि मानो एकदम कंटिनेंट के फॉर्म में वास्ट एरिया को कवर करता हुआ ग्लेशियर है। ऑफ कोर्स ये यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये एकदम पोलर रीजन में दिखाई देगा, एकदम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया को, बहुत बड़ा एक एरिया को कवर करता है ग्लेशियर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कंटिनेंट ही है, बस फ़र्क इतना है कि अब ये ग्लेशियर का बना हुआ एक कंटिनेंट है। ऐसे ग्लेशियर्स को हम कहते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर या आइस शीट। सो ग्लेशियर्स विच कवर एन एक्सटेंसिव एरिया, दे आर नोन एज कंटिनेंटल ग्लेशियर और आइस शीट। इसका एग्जाम्पल है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में है। डू यू नो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंटल ग्लेशियर? ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंटल ग्लेशियर है। डू यू नो अबाउट दैट? बिल्कुल। अब बात करते हैं पायडमोंट ग्लेशियर। देखो पायडमोंट ना, मेरे को नाम काफ़ी फ़नी लगता था, बट मैं ऐसे समझ आती थी कि जो माउंटेन होता है ना, उसका जो घुटना होता है, फुट, माउंटेन का घुटना इसको कहते हैं, नीचे वाला हिस्सा। इंक खत्म हो रहा है लेकिन ठीक है। ये जो माउंटेन का घुटना है, इसको हम कहते हैं फुट ऑफ द माउंटेन। इस फुट पे जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पायडमोंट ग्लेशियर। इसका एग्जाम्पल है मैलास्पिना, जो अलास्का में है। मैलास्पिना जो अलास्का में है, ये भी एक पायडमोंट ग्लेशियर है, याद रखना। सो क्या क्या ग्लेशियर्स होते हैं? सबसे पहला, अगर आइस के कैप के फॉर्म में हो तो माउंटेन ग्लेशियर, एग्जाम्पल गंगोत्री ग्लेशियर। फिर अगर कंटिनेंटल ग्लेशियर, जिसको हम आइस शीट भी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा एक एक्सटेंसिव एरिया वो कवर करता है, इसका एग्जाम्पल है लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, आप बोल सकते हैं, कंटिनेंटल ग्लेशियर है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। और आता है पायडमोंट ग्लेशियर, जो कि माउंटेन के फुट पे जो ग्लेशियर जम गए उनको पायडमोंट ग्लेशियर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैलास्पिना, अलास्का।